इसलिए डेनमार्क का रोल बहुत ज्यादा है। जी विवेक जी, जिस बात को आप रख रहे हैं निश्चित, और हम कुछ और तस्वीरें यहाँ पे इस वक्त दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डेनिश प्राइम मिनिस्टर के सरकारी आवास में, जहाँ पे वो उनके लॉन में चहलकदमी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। निश्चित तौर से दोनों नेताओं के बीच में ये सहज संवाद दिखाई पड़ रहा है और डेनिश प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमाम एक तरीके से जानकारी साझा करते हैं। और ये उनका आवास है प्रधानमंत्री डेनिश की जो प्रधानमंत्री हैं, और वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी पहुँचे हैं और ऐसे में वो अपने चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं। और निश्चित तौर से ये बेहद महत्वपूर्ण मौका होता है दोनों नेताओं के बीच में आपसी संवाद के माध्यम से एक सहज समझ को आगे बढ़ाने को लेकर। और ये तस्वीरें उस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण और ये अपने आप में बताती है। हमने पहले भी कई बार ऐसे तमाम देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक सहजतापूर्ण माहौल में बातचीत करते हुए, चहलकदमी करते हुए या फिर चाय पे चर्चा करते हुए देखा है। उसी प्रकार की तस्वीरों को एक बार हम फिर से कोपेनहेगन से, डेनमार्क की राजधानी जहां पे प्रधानमंत्री का जो राजकीय आवास है, वहां से हमको ये तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं और दोनों नेता सहजतापूर्ण तरीके से आपसी संवाद करते हुए। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि कई बार ऐसे पहले मौके हमने देखे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी की भारत में किसी राष्ट्र प्रमुख के साथ में इस प्रकार की तस्वीरें, या फिर जब वो कहीं विदेशी दौरे पर होते हैं तो इस प्रकार की एक सहज संवाद की स्थिति देखने को मिलती है। कोई तीसरा व्यक्ति नहीं, दोनों नेता एक दूसरे के साथ में बात करते हैं तो निश्चित तौर से जो साझा हित है, जो तमाम जो बातें हैं जो दोनों देशों के भलाई के लिए हैं, या कहा जाए एक तरीके से जो दुनिया की भलाई के लिए, उन तमाम मसलों पर विस्तार से बात करने का एक मौके के तौर पे होता है। और अपने आप में एक आधार तैयार होता है, एक समझ तैयार होती है और समझ के आधार पर आगे बढ़ने का मौका मिलता है। हमारे सहयोगी सुधाकर दास इस वक्त हमारे साथ में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन से ही मौजूद है, जहां पे प्रधानमंत्री इस वक्त प्रधानमंत्री डेनिश प्राइम मिनिस्टर के राजकीय आवास पे मौजूद है। सुधाकर, इन तस्वीरों को किस तरीके से समझने की जरूरत है कि एक सहज संवाद का एक मौके के तौर पर दोनों प्रधानमंत्री चहलकदमी करते हुए? बिल्कुल आर्यन, आपने सही कहा। और भारत डेनमार्क रिश्तों की एक नई तस्वीर है, ये नई एक तरह से नया अध्याय है आप कह सकते हैं। ये सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है, बल्कि ये दोस्ती की एक नई इबारत लिखी जा रही है। जिस सहज तरीके से दोनों नेता संवाद कर रहे हैं, और हम देख सकते हैं कि एक इनफॉर्मल तरीके से, और ये एक दूसरे को समझने समझाने की कोशिश। तो आप देखिए डेनिश पीएम का जो इंडिया के साथ कनेक्शन है, पीएम मोदी की वो जब कई बार जब वो भाषण देती हैं, उन्होंने अपने संसद में हो या कई मंचों पर उन्होंने भारत के लोकतंत्र की ना सिर्फ तारीफ की है, बल्कि पीएम मोदी ने भारत में जिस तरह से कदम उठाए हैं उसको आगे बढ़ाया है। देखिए डेनमार्क उन देशों में है जिसने पहली बार किसी देश के साथ ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये संवाद। और भारत को लेकर अगर निजी तौर पर डेनिश पीएम के नजरिए से आप देखें तो उनकी बेटी साल 2019 में स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम पर भारत आई थी, केरला आई थी और काफी खुश होकर लौटी थी। लगातार पीएम फ्रेडरिक्सन पीएम मोदी को, चाहे उनकी चुनावी जीत हो या अन्य अवसरों पर, उनको बधाई देती रही हैं। तरह से बहुत गहरा संवाद उन दोनों के बीच होता रहा है। कोविड के दौरान काफी बार संवाद हुआ दोनों नेताओं के बीच। कोविड के बाद अगर कोई फर्स्ट लीडर जिसने इंडिया विजिट किया था तो वो डेनिश पीएम थी। तो आप समझ सकते हैं कितना आत्मीय संबंध दोनों नेताओं के बीच है। और जाहिर तौर पर इस संबंध की वजह से भारत डेनमार्क रिश्तों को एक तरह से न सिर्फ मजबूती मिल रही है, बल्कि एक नया अध्याय भी उसकी वजह से लिखा जा रहा है। जी जी आर्यन। सुधाकर, ये जो एक आपसी समझ होती है दो देशों के राष्ट्र प्रमुखों के तौर पे, जब वो एक सहज संवाद करते हैं, ये कितना एक मददगार एक आधार तैयार करता है उस ठोस बातचीत के लिए जो अब से कुछ देर बाद शिष्टमंडल स्तर के आधार पे होगी। क्योंकि एक नेताओं के बीच की समझ, देशों के एक दूसरे की जो हित है उसके बारे में, एक दूसरे के बारे में कंसर्न्स को समझना, ये एक तरीके से मौका देता है आगे बढ़ने के लिए, जमीन तैयार करने के लिए। बिल्कुल। और देखिए हम जानते हैं कि पीएम मोदी किस हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, किस तरह से गरीबी में उनका संघर्षों में जीवन बीता, और आज वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो समाज में सबसे निचले पायदान पर जो व्यक्ति है उसमें आत्मविश्वास भरने की कोशिश रहती है उनकी तमाम नीतियों में। और अगर डेनिश पीएम की भी बात करें आर्यन, तो वो भी काफी हम्बल बैकग्राउंड से रही हैं। उनके पिता एक टाइपोग्राफर थे, उनकी माताजी एक टीचर थी। तो निश्चित तौर पर ये दोनों ऐसे नेता हैं जो जमीनी जो समस्याएं हैं उनको समझते हैं, उनको दूर करने का तरीका जानते हैं। और शायद यही वजह है कि दोनों नेताओं के बीच
इस तरह की एक जो बेहतर केमिस्ट्री बनी है। और निश्चित तौर पर लगातार 2020 में ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत के साथ हुआ था डेनमार्क का। उसके बाद साल 2021 में डैनिश पीएम ने भारत विजिट किया था। हमने देखा कि किस तरह से अगले 5 वर्षों के लिए ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया जाए, उसमें क्या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकते हैं उसको तय किया गया है। और आगे ये जो एक इनफॉर्मल संवाद है, ये दोनों नेताओं के बीच संवाद को, समझ को तो आगे बढ़ाएगा ही, बल्कि डाउन द लाइन आप देखें तो जो पूरा तंत्र है, कई तरह के मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म में भी एक नई जान फूकेगा और उनको एक तरह से ये संदेश संकेत जाएगा कि हमको नई ऊर्जा के साथ इन संबंधों को मजबूत बनाने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए और नई सदी के जरूरतों के हिसाब से वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना होगा, उस दोस्ती को और भी मजबूत करना होगा। तो ये एक बड़ा संदेश जाएगा, तो उसका बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। आर्यन, सुधाकर, जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, खिली हुई धूप और चारों ओर हरियाली, और क्योंकि हम डेनमार्क को एक ग्रीन पार्टनर के तरीके से देखते हैं और ये महज एक सुखद संयोग ही हम कहेंगे कि संभवतः डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने जो परिधान धारण किया हुआ वो भी लगभग हरे रंग के तरीके से, तो निश्चित तौर से एक जो सहयोग का जो बड़ा आधार है वो भी कहीं ना कहीं एक ग्रीन पार्टनर के तरीके से लगातार, और फोकस भी हमको नजर आ रहा है, और शायद ज्यादा बड़ी हम तरीके से हेडलाइन भी उसी नजरिए से देखेंगे जहां पे ग्रीन कोऑपरेशन में एक बढ़ते हुए सहयोग को हम देख पाएंगे। जी बिल्कुल। और अब देखिए आनंद, एयरपोर्ट पे किस तरह से डैनिश पीएम वो पहुंची, उन्होंने पीएम मोदी का स्वागत किया। घर पर वो अपने हस्बैंड के साथ, पति के साथ उन्होंने पीएम मोदी को रिसीव किया। तो वो कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती हैं। पीएम मोदी कंफर्टेबल रहे। एक तरह से देखिए, जरूर ये दौरा औपचारिक होता है, लेकिन ये एक अनौपचारिक मुलाकात। आप किसी घर पर किसी अतिथि को बुलाते हैं तो आप कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं कि अतिथि के स्वागत में, सम्मान में, और शायद यही चीजें हम इस वक्त देख रहे हैं। और जाहिर तौर पर इस संवाद का जो बहुत असर, अब हम जानते हैं कि अगर जब पर्यावरण की बात होती है, आज जब क्लाइमेट चेंज की बात होती है, वैश्विक चुनौतियों की इससे रिलेटेड बात होती है, तो भारत की बात होती है, पीएम मोदी की बात होती है। पेरिस समझौते को जिस तरह से लेटर स्पिरिट में भारत ने आगे बढ़ाया है, जिस तरह से पीएम मोदी का कमिटमेंट रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर है, सिर्फ कमिटमेंट ही नहीं है, भारत ने 2022 तक के जो रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य को चाहे हासिल किया हो, चाहे साल 2030 तक 40% से ज्यादा जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो कंपोनेंट ऊर्जा एनर्जी सिक्योरिटी में रहने वाला है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक तरफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे गठबंधन है, CDRI जैसे गठबंधनों को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण, पीएम मोदी ये जो प्रयास कर रहे हैं सिर्फ भारत के लिए नहीं, नए भारत, आत्मनिर्भर भारत के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया को भी ये एक तरह से रास्ता दिखा रहा है। और शायद ये बात डेनमार्क के लोग, डेनमार्क के जो लीडर्स हैं इस बात को समझते हैं। वो निश्चित तौर पर बहुत अहम मुलाकात जी। जाहिर तौर पर अभी जो बातचीत हो रही है, तो मुझे जरूर लगता है कि द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बातचीत तो हो ही रही होगी, बल्कि एक तरह से अब कैसे एक और नई चांद फूंक सकते हैं। एक नई शुरुआत पहले ही हो चुकी है, और लेकिन उसकी रफ्तार और कैसे बढ़ाई जा सके, उसमें और भी एलिमेंट्स कैसे जोड़े जा सके, उसकी चर्चा हो रही होगी। सुधाकर, आप हमारे साथ बने रहिए। खास मेहमान हमारे साथ विवेक मिश्रा जी भी बने हुए, फेलो ORF के। विवेक जी, किस तरीके से आप इन तस्वीरों को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक दो नेताओं के बीच में जब आपसी सहज संवाद दिखाई पड़ता है तो तमाम मसलों पर एक समझ को विकसित करने के एक मौके के तौर पे भी होता है, और प्रधानमंत्री मोदी को डेनिश प्राइम मिनिस्टर द्वारा अपने घर पर रिसीव करना, ये भी अपने आप में एक दिखाता है कि साहब किस स्तर पे डेनमार्क भारत के प्रति उत्सुक नजर आ रहा है उसके साथ सहयोग बढ़ाने को लेकर। विवेक जी। जी, अब देखिए, पर्सनल केमिस्ट्री और विदेश नीति, इनको साथ लाना, ये मोदी साहब ने काफी बार बहुत ही अच्छे से किया है। आपको अगर याद होगा, बराक ओबामा आए थे तो उन्होंने हमें लग रहा है कि वहां पे बहुत सीरियस बातें चल रही हैं, हो सकता है चल रही हो, लेकिन ओबामा को उन्होंने ये भी पूछा था, ओबामा ने मोदी साहब से ये भी पूछा था कि आप कितने घंटे सोते हैं। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से ये होता है कि एक आइस ब्रेकिंग हो जाती है, और बाकी डेलीगेशंस जो है उसमें सीरियस एजेंडा है ही, लेकिन उस बात के अलावा एक पर्सनल केमिस्ट्री जो है, यहीं पे उसकी नींव रखी जाती है, जो पीपल टू पीपल रिलेशंस है। यहाँ पे अगर लीडरशिप में एक अच्छी पीपल टू पीपल रिलेशनशिप की झलक मिले,
तो बाकी पीपल टू पीपल रिलेशनशिप ये बहुत आसान हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये जो भारत की नीति में खासकर दिखाया गया है कि डियास्पोरा जो है, भारत के मूल के लोग जो हैं, उनसे इंटरैक्शन जहां भी प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हैं वहां किया है, और उनके लीडर से भी पर्सनल अनऑफिशियल बातें की है। तो इससे एक बहुत ही चैनलाइज्ड वे में विदेश नीति और जो पर्सनल केमिस्ट्री है, ये एक इसको साथ लाया है। तो मेरे ख्याल से ये जो कम्युनिकेशन जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, इससे ये पता चल रहा है कि बहुत ही बातें सरल हैं, और जो एजेंडा, सीरियस एजेंडा है, उसके लिए एक डेलीगेशन ऑलरेडी है, सब कुछ लाइंड अप है, और लीडरशिप अगर एक इजीनेस दिखे लीडरशिप दोनों तरफ की लीडरशिप में, तो ये दोनों देश के बायलैटरल बहुपक्षीय नीति के लिए बहुत ही अच्छी बात है। जी विवेक जी, जिस बात का आपने जिक्र किया कि हमने देखा कि ऐसी तस्वीर हमें पहले कई बार कई राष्ट्र प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की देखी, आपको लगता है कि उनके विदेश नीति का एक अहम हिस्से के तौर पर किस तरह से पर्सनल केमिस्ट्री एक डेवलप करते हैं, जो शायद दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में मददगार भी साबित होती है? ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप देखें लीडरशिप, आपको दूर से देखें तो बहुत ही एक स्टर्न इमेज मिलती है कि लोगों से उनके एक्सेसिबिलिटी जो है, उनके पास जाना मुश्किल है। लेकिन अगर आप ये ऐसी तस्वीरें देखें तो इससे ये बहुत कुछ जो विंडो जो पेन्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, और ऐसा लगने लगता है कि नहीं, एक्सेसिबिलिटी बहुत है, और जो है दोनों लीडरशिप जो है बहुत ही आपस में वार्तालाप जो है आसानी से हो पा रही है, जो कि विदेश नीति के फॉर्मुलेशन की पहली प्रिंसिपल है कि वार्तालाप बहुत आसानी से हो जाए। अगर आपको कोई भी एक गार्ड लगा कि मैं बहुत गार्डेड, कोई नेता बहुत गार्डेड है कि उसके पास कोई आए नहीं आए, तो उससे विदेश नीति का नुकसान ही होता है। तो मेरे ख्याल से ये एक स्ट्रैटेजी जो है, जो पर्सनल केमिस्ट्री को मिलाना विदेश नीति में, ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है। इनके लिए हालांकि मोदी जी को बहुत ही क्रिटिसाइज भी किया गया है कि वो हग कर लेते हैं, इज अ बेयर हगर, लेकिन उसके फायदे जो हैं बहुत काफी ज्यादा हैं। और लीडरशिप आप जहां भी देखें, रायसीना डायलॉग के अंदर करीबन मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नशीद हों, सब लोगों ने पर्सनल केमिस्ट्री जो है मोदी साहब के साथ काफी अच्छी दिखाई, और उससे फर्क पड़ता है, काफी फर्क पड़ता है विदेश नीति किस तरफ जाए। क्योंकि अगर आप इनफॉर्मल रिश्ता है आपका लीडरशिप के साथ, तो आप कभी भी फोन उठा के, हॉटलाइन की जरूरत नहीं है, हमें हॉटलाइन पाकिस्तान और चाइना के साथ जरूरत है, क्योंकि तनाव है। अगर इजीनेस हो तो आप हॉटलाइन की जरूरत नहीं है, आप कभी भी उठा के लीडरशिप फ्रेंडली स्टाइल में बात कर सकते हैं और मसलों को सुलझा सकते हैं। बिल्कुल विवेक जी, निश्चित तौर से हमारे सहयोगी सुधाकर भी हमारे साथ बने हुए। सुधाकर, इस बात का भी जिक्र कर रहे थे कैसे प्रधानमंत्री मोदी एक संघर्षपूर्ण जीवन के बाद में, आम लोगों की तकलीफों को समझने के बाद में आज इस मुकाम तक पहुंचे जहां पे वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करते नजर आते हैं। और ऐसे ही डेनिश प्राइम मिनिस्टर का भी एक जीवन संघर्षपूर्ण तरीके से रहा है, तब जबकि वो आज इस मुकाम पे हैं। तो निश्चित तौर से ये भी अपने आप में दो ऐसे नेताओं को एक दूसरे को समझने के एक मौके के तौर पर रहता है। सुधाकर भी सहयोगी हमारे लगातार इस खबर पर हमारे साथ बने हुए। सुधाकर, अब यहाँ से अब बातचीत आगे बढ़ेगी और निश्चित तौर से अब बायलैटरल डेलीगेशन लेवल की जो बातचीत होनी है वो अब यहाँ से शुरू होगी। किस तरीके से कार्यक्रम आगे बढ़ेगा सुधाकर? संभवतः सुधाकर से हमारा संपर्क अभी नहीं है, हम कोशिश करेंगे सुधाकर से बातचीत करने के लिए। लेकिन निश्चित तौर से अब यहाँ के बाद अब दोनों देशों के बीच में शिष्टमंडल स्तर की बातचीत होगी, और ठोस जिस बातचीत का हम जिक्र लगातार कर रहे थे अपनी चर्चा में, वो कैसे एक ज़मीन तैयार करेगा। उसके बाद में प्रेस स्टेटमेंट के माध्यम से, अभी MOU के माध्यम से हमको इस बात की जानकारी मिलेगी कि दोनों देशों में सहयोग के लिए आज किस नई इबारत को लिखा गया। विवेक जी, आप हमारे साथ लगातार बने हुए। विवेक जी, अगर देखा जाए भारत और डेनमार्क के लिहाज से तो इकोनॉमी भी है, इकोलॉजी भी है, क्योंकि ग्रीन प्लेनेट को बनाना है, बनाए रखना है, उसको संरक्षित रखना, उस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण दोनों चीजें, इकोनॉमी और इकोलॉजी। बिल्कुल, आप अगर भारत में देखें, अभी एक हीट स्ट्रोक चल रहा है और कोयले की क्राइसिस चल रही है, क्योंकि डिमांड पावर की इतनी बढ़ गई है। तो ये क्लाइमेट चेंज का ही देन है हमारे लिए। लोग एसीज खरीद रहे हैं, रेफ्रिजरेटर्स खरीद रहे हैं हर साल। इसको ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करने के लिए ऐसे कंट्रीज जो कि डेनमार्क, जिनको खुद भी एक तो टेक्नोलॉजी